ओके, लड़की मिल गई, यही बड़ी बात है। अब मुझे कुछ सुकून हुआ है। अब मैं सोने लगा हूँ, सुबह ही मुलाकात होगी, उसने कहा और फोन बंद करके बेड पर लेट गया। कुछ देर तक वो यही मामला सोचता रहा और फिर उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हुआ और नीचे ड्राइंग रूम में आ गया। उसे हरप्रीत तैयार मिली। दोनों ने नाश्ता किया तो वो निकोदर जाने के लिए तैयार हो गया। जसपाल लाशौरी तौर पर नूतन कुंवर का इंतजार कर रहा था, जो अभी तक वहां ना पहुंच पाई थी। हरप्रीत को अलविदा कहकर उसने पोर्च में जाकर फोन किया। राब्ता होते ही उसने नूतन कुंवर से पूछा, अभी तक पहुंची क्यों नहीं हो? बस यहाँ मामला करीब दिन पहुंचने वाला है, उसे तेजी से बताया। मगर मुझे तो यहाँ के लोगों के साथ एसीपी के पास जाना है और मैं आ रहा हूँ, वो बोला। लोगों के साथ ही आ रहे हो ना, तो आ जाओ, ये तो बहुत अच्छा है। यही तो इंतजार है, बाकी बातें यहाँ आओगे तो हो जाएंगी, नूतन ने कहा। ओके, उसने कहा और फोन बंद कर दिया और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। अगले आधे घंटे के अंदर उसने सरदार बलबीर सिंह पंच को अपने साथ लिया और पंचायत घर आ गया। वहां निकोदर के लिए जाने वाले लोग जमा हो चुके थे। वो इन्हें लेते हुए निकोदर की तरफ चल पड़ा। पंजाब का ये अलमिया एक सकाफत की सूरत इख्तियार कर गया है। इंसाफ के लिए भी इन लोगों ने बड़े लोगों को मोहताज होना पड़ता है। अवाम इन ब्यूरोक्रेट्स के आगे झुकने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कहने को अवाम के हादिम हैं, और यही अवाम के हादम हवास की खिदमत में दिन रात सर्फ करके अवाम ही को महकूम बनाए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की कमी के बायस है, जो इन्हें शौर ही नहीं देती कि वो एक हो जाएं और इन हवास और ब्यूरोक्रेट्स को अपना हादम बना ले। इस तरह काफले बना बना कर इंसाफ की भीख मांगने न जाना पड़े। वो निकोदर शहर में एसीपी ऑफिस के सामने जा रुके। जसपाल का दिमाग उस वक्त बहुत ठंडा था। वो पुरसकून था। उसे उन मराहल से भी उलझन नहीं हुई जो इस अवाम के हादम तक पहुंचने की रुकावटों को अबूर करना होता है। 3 लोगों का इज़्न बाज़ियाबी मिला कि वो अंदर आकर बात करें। जसपाल, बलबीर सिंह और लड़की का बाप अंदर चले गए। एसीपी अपनी कुर्सी पर बराजमान था। उसे तीनों को देखा और बैठने का इशारा किया। वो बैठ गए तो बलबीर सिंह ने अपना मुद्दा बयान किया और ओगी के थानेदार के बारे में बता दिया कि वो तावन करने के बजाय बहाने बना रहा है। सारी बात सुनने के बाद उसने कहा, मैं देखता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं बुलवाता हूं उस थानेदार को। ये कहकर वो एक लम्हा को रुका और फिर बोला, और कोई हुक्म है मेरे लिए? इन आखिरी लफ्जों के कहने का मतलब इसके सिवा कोई दूसरा नहीं था कि अब तुम लोग जा सकते हो। तभी जसपाल ने सुकून से पूछा, ये आपका देखना कितने दिनों तक चलेगा? उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि एसीपी ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा, जैसे यूं उसकी बदतमीजी पर उसे गुस्सा आ गया हो। फिर भी उसने नरम लहजे में कहा, क्या कह सकते हैं? हमारे पास कोई ऐसा चमत्कार तो है नहीं कि एकदम से ढूंढ निकाले। करते हैं उस पर काम। आप धीरज रखें। देखें, ये हमारे इलाके के लोग हैं। इनका मसला दिनों में नहीं घंटों में होना चाहिए। जसपाल ने काफी हद तक सख्त लहजे में कहा, ये आप जैसे अवामी नुमाइंदों को हर जगह अपने नंबर बनाने की क्यों पड़ी रहती है? कहा ना देखते हैं तो देखते हैं। अब तुम लोग जाओ, उसने उकताए हुए लहजे में कहा। तो लड़की का बाप पहले ही उठ गया। बलबीर सिंह पंच उठा और फिर जसपाल उठ गया। उसे एसीपी की सर्द बात और सर्द मेहरी बहुत बुरी लगी थी। वो बाहर आ गए। तभी सामने काफी सारी कारें आकर रुकी। उनमें से कई सारे लोग बाहर आए। उनमें से दरमियान में से एक लंबे कद का आदमी नुमाया था। जसपाल को उसका चेहरा काफी हद तक जाना पहचाना लगा था। वो एक जत्थे की सूरत में आए थे। उनके आगे एक बंदा सामने खड़ा लोगों की जानिब बढ़ा और उनसे पूछा, ये ओगी से कौन लोग यहाँ आए हैं? हम हैं, एक शख्स ने जवाब दिया। तो वही शख्स बोला, सरदार गजेंद्र सिंह जी आए हैं। इन्हें मालूम हुआ है कि तुम लोग वहां से आए हो, तो ये तुम लोगों की सहायता यानी हमदर्दी में आ गए हैं। इतनी देर तक वो उनके करीब आ गए। सरदार दोनों हाथ जोड़े हुए उनके करीब आ गया और आते ही जोरदार अंदाज में फतह बुलाई। सत श्री अकाल। लोगों ने इसकी फतह का जवाब दिया तो वो बोला, मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने सारी जानकारी ले ली है। आओ करते हैं एसीपी से जरा बात। उसने सबको ले जाने का इशारा करते हुए कहा तो लोगों ने जसपाल की तरफ देखा। तब बलबीर सिंह बोला,
ہم ان کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، کیا کہتا ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ وہی دلاسا دیا کہ کرتے ہیں کچھ، بلبیر سنگھ نے جواب دیا تو بہت دھون سے بولا وہ، میں کرتا ہوں بات۔ یہ کہہ کر اس نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ جسپال نے سرد لہجے میں کہا، گجیندر سنگھ، اس اے سی پی کو یہاں بلاؤ۔ اس کا بولنا گجیندر کو ہی نہیں، وہاں موجود ہر بندے نے محسوس کیا۔ تبھی اس نے چونک کر پوچھا، کون ہو تم؟ جو کہا ہے وہ کرو، جسپال نے اسی لہجے میں کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے اس نے بھی سوچا، پھر بولا، ہم اندر جا کے بات کرتے ہیں، آؤ تم بھی آؤ، اس نے کہا۔ تو جسپال نے ضدی لہجے میں کہا، اسے یہاں بلاؤ۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ سردار جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے ایک مصاحب نے تیزی سے کہا۔ تو جسپال نے اسے ہاتھ کے اشارے سے دور جانے کا کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تب وہ گجیندر سنگھ کے پاس آیا اور دھیمی سی آواز میں بولا، تم وہی کرو جس کے کرنے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ اب میں آ گیا ہوں یہاں، تمہاری بیٹی بھی بچ جائے گی۔ جسپال سنگھ نام ہے میرا۔ اس نے کہا ہی تھا کہ گجیندر سنگھ نے پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحے سے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اپنے لوگوں کی طرف دیکھ کر بولا، اس اے سی پی کو ادھر ہی بلاؤ، سب کے سامنے بات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے جسپال کا ہاتھ تھاما اور ایک جانب لے جا کر بولا، تم کیا جانتے ہو کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ اگر میں تمہاری بیٹی بارے جان سکتا ہوں تو کیا یہ نہیں جانتا کہ تمہیں یہاں کیا کرنے بھیجا گیا ہے؟ وہ سب غلط فہمی میں ہو گیا، اب میں طریقے سے سب ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں نے الیکشن، اس نے کہنا چاہا تو جسپال بولا، او نہیں، جو کہا گیا ہے اسے وہی کرو۔ یہ کہہ کر جسپال وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک سپاہی اندر گیا ہوا تھا کہ اس دوران پریس کی کئی گاڑیاں وہاں آن رکی۔ گجیندر سنگھ ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ وہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے یہاں سہتا کرتے کرتے وہ خود پھنس گیا ہو۔ تبھی اے سی پی باہر آ گیا، ان سب کو دیکھ کر بولا، جی سردار جی، آپ یہاں کیسے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، جسپال نے انتہائی غصے میں کہا، اصل میں تم جیسے کرپٹ بیوروکریٹس نے ان عوامی نمائندوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ تم لوگ خوشامد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اتنے لوگ آئے مگر تم نے ان کی ایک نہیں سنی اور محض دلاسا دے کر انہیں اس آفس سے نکال باہر کیا جو اسی عوام کے پیسے سے بنا ہے اور اس کے ٹیکس سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے۔ اس گجیندر نے بھی وہی کہنا ہے جو ہم نے تمہیں کہہ کر آئے ہیں۔ اب تم باہر کے سنتے آئے ہو۔ اے سی پی باہر کھڑا تمام لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی بے عزتی قطعاً محسوس نہ کی اور جسپال کو نظر انداز کرتے ہوئے گجیندر سنگھ کی طرف دیکھ کر سکون سے بولا، آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس پر گجیندر سنگھ نے جسپال کی طرف دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے اپنی بات منوانا چاہتا تھا، جس طرح وہ سوچ کر آیا تھا۔ جب جسپال نے ذرا سا بھی رسپانس نہیں دیا تو وہ بڑھ کر جسپال کے پاس آیا اور منت بھرے لہجے میں بولا، تم اگر چاہو تو ہم ابھی سکون سے کوئی معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ لڑکی تو واپس کرنی ہے، وہ بات تو ہو گئی، میں صرف اس شرط پر تم سے سارا معاملہ طے کرتا ہوں۔ جسپال نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، کہو کیا کہتے ہو؟ اس کے بیٹے کو تو تم واپس نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے بدلے اپنی بیٹی دے دو، جسپال نے سکون سے کہا۔ تو گجیندر کا چہرہ یک بارگی سرخ ہو گیا جیسے کسی نے اسے گالی دے دی ہو۔ جسپال، میں اگر سکون سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی کمزور ہوں۔ میں معاملے کو حل کرنا چاہتا ہوں، وہ کر لو، اس نے غصے میں کہا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ جسپال نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تم سب کو دیکھ لوں گا، ابھی اور اسی وقت، اس نے غصے میں کہا۔ تو اس کی آواز خاصی بلند ہو گئی جو وہاں کے کھڑے لوگوں اور پریس تک جا پہنچی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اب تمہیں ختم ہونا ہے، جسپال نے کہا اور اس کی کوئی بات سنے بغیر بلبیر سنگھ کے پاس آ گیا۔ چلیں؟ بلبیر سنگھ نے پوچھا تو جسپال نے اے سی پی کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں اب کچھ اور ہی کرنا ہوگا، یہاں کے لوگ بھی کرپٹ نکلے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ لڑکی کو کس نے اغوا کرایا ہے، چلو۔ یہ کہہ کر جسپال جانے لگا تو اے سی پی نے پریس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں کہا، او نوجوان رکو،
क्यों बयान देकर नहीं जा सकते हो? बताओ कौन है वो, रुको। तुम मुझे रोक भी नहीं सकते हो, जसपाल ने कहा। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, एसीपी ने कहा। तुम मुझे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। क्यों गजेंद्र सिंह, बोलते क्यों नहीं हो? वो नहुव्वत से बोला तो सभी गजेंद्र सिंह की तरफ देखने लगे। जसपाल आगे बढ़कर खड़ा हो गया। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो अभी गिरफ्तारी देने लगा हो। वहां खड़ा हर बंदा हैरान था कि गजेंद्र सिंह जैसा शख्स इसके सामने खामोश क्यों है। काफी देर तक जब कोई कुछ नहीं बोला तो गजेंद्र आगे बढ़ा। उसने एसीपी से कहा, जसपाल ठीक कह रहा है, ये अगवा और कत्ल मेरे एक बंदे से हुआ। मैं इसे आज ही पेश कर देता हूं। ये कहना ही था कि वहां मौजूद हर बंदा चौंक गया। प्रेस ने जल्दी से तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। एक हलचल सी मच गई। एसीपी हैरत से उसे देखने लगा। लड़की लाओ, कहाँ है? इस बार बलबीर सिंह पंच ने तेजी से कहा। वो मेरे पास नहीं है, मैं पेश कर दूंगा, उसने कहा। तो जसपाल ने एसीपी से कहा, अब अगर तुमने कुछ ना किया तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। मैं सिर्फ तुझे 2 घंटे देता हूं, उसने कहा और अपने लोगों को चलने का इशारा करके कार की जानिब बढ़ा। तो एसीपी ने कहा, रुको जसपाल। ये कहकर वो गजेंद्र सिंह की तरफ देखकर बोला, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे पता है। आप मुझे गिरफ्तार करो। वो बंदा भी यही है और वो भी गिरफ्तारी देगा, उसने कहा। तो पीछे से एक शख्स आगे आ गया। उसी वक्त इर्द गिर्द खड़े पुलिस वालों ने से हथकड़ी लगा दी। ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। तस्वीरें बन गई। ऐसे में गजेंद्र सिंह का फोन बज उठा। उसका एक मुसाहब आगे बढ़ा और फोन उसे दे दिया। ऐसे में जसपाल का भी फोन बज उठा। नूतन कुंवर ने बताया कि इस वक्त लड़की गजेंद्र ही की एक फैक्ट्री में मौजूद है। पुलिस से कहा जाए कि उसे वहां से बाजियाब करे, पूरे प्रेस के साथ। जसपाल ने यही बात एसीपी से कही तो प्रेस सुन रहा था। वो सब लोग उस जानब भागे। पुलिस को भी वहां जाना पड़ा। जसपाल भी वहां जा पहुंचा। सहमी हुई लड़की को वहां से बाजियाब कराया गया। वहीं से जिस वक्त सब वापस निकोदर थाने आए तब लड़की का बयान लिखा गया। जिस वक्त वो ओगी वापस आ रहे थे उस वक्त नूतन ने बताया कि गजेंद्र सिंह की बेटी को छोड़ दिया है, वो अपने घर जा चुकी है। रास्ते में लड़की ने बताया कि जिस लड़के से इसकी बात चल रही थी उसने मिलने को कहा। उसने इनकार कर दिया, जिस पर उस लड़के ने जिद बना ली कि वो उसे उठा लेगा। वो लड़का गजेंद्र सिंह के पास काम करता था और उसी धंधे में मुलविस था। दरअसल वो लड़कियों को आगे स्मगल करते थे, यही इसका बड़ा धंधा था। इसने अपने साथियों से और अपने बास से बात की। उसने लड़की को उठाने का कह दिया कि चंद दिन उसे अपने पास रखना, फिर उसे आगे भेज देना। इस दौरान लड़की का भाई कत्ल हो गया। यही सरदर्दी बन गई। वो इस लड़की की आगे बात नहीं कर पाए। लड़का उसे राम करता रहा, लेकिन जिसका भाई उसके लिए कत्ल हो चुका हो उसे कहाँ होश था। वो तो अपने भाई के कातलों को खत्म कर देना चाहती थी। गजेंद्र और उसके लोग लड़की का कत्ल भी सोच ही रहे थे कि उसकी बेटी अगवा हुई। गजेंद्र के गुमान में भी नहीं था कि कोई इतना सरफिरा भी होगा जो उसके घर तक जा पहुंचेगा। वो समझ गया कि बात बहुत बढ़ जाएगी। वो इस मामले को अपने तरीके से ही हल कर लेना चाहता था, मगर उसे पुलिस के सामने इकरार करना पड़ा। हालात ही ऐसे बन गए थे, इसलिए फरार की कोई राह नहीं थी। जिस तरह ये सब हो गया था, जसपाल का दिमाग नहीं मान रहा था कि बात अभी खत्म हुई है। ये इतना सादा और सीधा मामला नहीं था कि वो खत्म हो जाता। वो बहुत दूर तक सोच रहा था। उसके साथ उसके दिमाग में ये भी ख्याल था कि काश उसके दोस्त की भी यही सोच रहे हों। वो लोग ओगी पिंड पहुंच गए। वो लड़की अपने गांव पहुंच गई। दोपहर तक वो ओगी में ही रहा। वहीं लोगों के दरमियान उसका सारा वक्त गुजर गया। बहुत सारे सवाल उठे जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके वालिदैन ही लोगों को मुतमईन करते रहे। दोपहर के बाद जिस वक्त जसपाल अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में नौतन का फोन आ गया। वही हुआ जिसका डर था। गजेंद्र सिंह ने बेटी के घर पहुंचते ही अपना बयान बदल दिया है। उसने प्रेस में यही बयान दिया कि ये सियासी मुखालफिन की चाल थी। उसके वकीलों ने इसकी जमानत करवा ली है। अब वो वापस अपने घर चला गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने अपने घर की है। उसे मालूम था कि वो यही करेगा। उसने गजेंद्र से कहा भी था। वो नूतन कुंवर ने कहना चाहा तो जसपाल ने बात काटते हुए कहा,
बलदेव इतना ही नासमझ है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या करना चाहता है। अब इसे मैं देखूंगा। इन लोगों से कुछ भी नहीं हो सका। अब तक उसे शूट हो जाना चाहिए था। जसपाल ने गुस्से और मायूसी से कहा। वो शूट हो गया है। नौतन ने कहा। क्या? उसने तेजी से पूछा। उसके 2 हाथ बंधे हमने पकड़े हैं। उन्हें ले जाकर जालिंदर फार्म हाउस पर जा रहे हैं। रात तक वहीं आ जाना। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। जसपाल को काफी हद तक सुकून मिल गया, लेकिन एक और बेचैनी उसके अंदर बढ़ गई कि ये सब कैसे हुआ। ये रात को ही पता चलना था जब वो उन लोगों को मिलता। उसने अपना सर झटका और घर की जानब जाने के लिए रफ्तार तेज कर दी। इस वक्त सूरज मगरिब में डूब रहा था जब वो ओगी पिंड से निकलकर जालिंदर की जानब रवा था। उसके जहन में वो टीवी रिपोर्ट छाई हुई थी जो उसने कुछ दौर पहले देखी थी। वो इसे एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर करार दे रहे थे। वो ये वाकया तहरीबकारी और सियासी मुहासमत से भी जोड़ रहे थे। ये मुमकिन था कि उसे सियासी रंग देकर वो अनुजीत यहूद जसपाल की राह को रोका जाता। सियासत के इस खेल में इस बंदे का ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला था जो उसकी जगह पार्टी टिकट लेकर इलेक्शन के मैदान में उतरता। उसका पहला हदफ अनुजीत सिंह होता। वो इस सारे खेल को समझ रहा था और इसका तोड़ भी करना चाहता था। इन्हीं सोचों में उलझा हुआ वो फार्म हाउस जा पहुंचा। वहां सब आ चुके थे। वो इन सबसे बड़े भरपूर अंदाज में मिला। बलदेव, तुमने तो इसका किस्सा ही खत्म कर दिया। कहो कैसे हुआ ये सब? जसपाल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। असल में जिस वक्त हमें पता चला तो कुछ ही देर बाद बचन कंवर ने मुझे बताया कि ये अगवा वगैरह की वारदात कैसे हो रही है। उसकी तफसील तुम्हें ये बचन कंवर ही बता सकेगी। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए रुका, फिर कहता चला गया। खैर, हम वहां सब निकदर पहुंचे। हमारे वहां पहले से ही काफी सारे सोर्स थे। 1 घंटे में हमें ये पता चल गया कि ये किसका काम है और वो क्यों कर रहा है। फिर इसकी तस्दीक होती चली गई। जैसे ही ये कंफर्म हुआ, मैंने सोच लिया कि इसका इलाज क्या होना है, और वो हो गया। वो तो वहां बड़ा ताकतवर समझा जा रहा था, जसपाल ने पूछा। तो विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, उनकी औलाद इतनी ही सरफिरी होती है। उसकी बेटी को पता है कहां से उठाया? एक क्लब से, जहां वो नाच गाने में मसरूफ थी। इन लोगों का हाँ वहां का वहम हो जाता है कि वो शहर पर राज कर रहे हैं। हमें पता था कि उसने फिर जाना है, इसीलिए उसके बारे में पूरी तरह जान लिया। ये अपनी किरण कंवर और सरजीत बड़े सुकून से गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद आराम करने अपने घर में गया। उन्होंने वहीं उसका काम किया और सुकून से बाहर आ गए। इस वक्त वहां रश लगा हुआ था। कौन किसको जानता था। ये जिस वक्त वहां से आ गए तो उन्हें पता चला कि हम उस वक्त तेरे पिंड के करीब थे। सीधा सोचा उधर चलें, फिर जालिंदर की तरफ निकल गए। बलदेव ने सुकून से कहा। ये सब हुआ क्यों? वो अगवा क्यों करता था? इसी बात का तो तुम्हें पता नहीं, मैं बताती हूँ। बचन कंवर ने उसके सामने बैठते हुए कहा। वो कहती रही और वो सुनता रहा। बचन कंवर की एक बचपन की सहेली उसके साथ कॉलेज तक पढ़ती रही। वो दोनों की आपस में बहुत मोहब्बत थी। गहरी सहेली होने के बायस उनका आपस में कोई राज ना रहा। वो कॉलेज ही में थी कि उसकी एक लड़के से काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। ये ताल्लुक परवान चढ़ता गया, यहाँ तक कि लड़के वालों ने इसका रिश्ता मांग लिया। ये रिश्ता किसी वजह से आगे न चल पाया। फिर एक दिन वो लड़की घर से गायब हो गई। किसी को कुछ पता ना चला कि वो कहाँ है। फितरी तौर पर पहला शक उसी लड़के पर गया। वो दसोहा ही में मौजूद नहीं था और ना ही उसके घर वाले। लड़की के घर वालों ने लड़की को तलाश करना शुरू कर दिया। उस वक्त तक बचन कंवर भी मजीद पढ़ने के लिए अमृतसर आ चुकी थी। ये 2 माह पहले की बात है। वहीं एक दिन उसका आमना सामना उस लड़की से हो गया। वो बहुत बाएतमाद थी और खुश थी। उसके साथ दूसरी लड़कियां भी थीं। लड़की ने बचन कंवर को बताया कि उसने फोर्स ज्वाइन कर ली है और ट्रेनिंग से गुजरने के बाद उसकी पोस्टिंग होने वाली है और ये पोस्टिंग किसी बॉर्डर पर होगी। बचन कंवर ने उसी वक्त पूछ लिया कि वो कहाँ रहती है और वापस क्यों नहीं गई वगैरह। लड़की ने कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया और उसका फोन नंबर ले लिया और वो उसको कॉल करेगी। चंद दिन बाद उस लड़की ने बचन कंवर को कॉल की और उसे अपने इंस्टीट्यूट में बुला लिया जहां वो लड़की ट्रेनिंग ले रही थी। तुम्हारी इस कहानी का हमारे गांव की लड़की से क्या ताल्लुक?
जसपाल ने उकताए हुए अंदाज में कहा, है, बहुत गहरा ताल्लुक है, तुम सब्र से सुनो। बचपन कंवर ने सख्ती से कहा तो वो खामोशी से सुनने लगा। मैं 1 माह उसके पास जाती रही, उससे मिलती रही। मेरी सहेली वो नहीं रही थी। वो मासूमियत खत्म हो चुकी थी उसमें। उसकी जगह एक पुख्ताकार वो एजेंट बन गई थी। कोई आम होता तो शायद अंदाजा न कर पाता, मगर मैं भांप गई। वहां बहुत ही खास किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मैंने उसमें दिलचस्पी ली और पता चला कि ये कोई मामूली तरबियत नहीं है। क्या है वो? क्या अब भी जारी है? जसपाल ने पूछा तो वो बोली, हाँ अब भी जारी है। और उसकी पहली खेप, जिसमें मेरी सहेली शामिल है, वो मुस्लिम मुल्कों में पहुंचा दी गई है। अगली खेप तैयार हो रही है। ये कहकर वो सांस लेने के लिए रुकी, फिर तेजी से बोली, इस तरबियत के लिए लड़की का खूबसूरत होना लाजमी है, बाकी कमी वो पूरी कर लेते हैं। और तुम जानते हो कि तुम्हारा गांव की लड़की कुछ नहीं, बहुत खूबसूरत है। पंजाब में बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जो ऐसी लड़कियां उस अदारे के लिए तलाश करते हैं। शादी का बहाना बनाकर या भगाकर यहां से पहुंचा देते हैं और वो यहां से बाहर के मुल्कों के लिए तैयार होती हैं। इन दलालों में एक गजेंद्र सिंह भी था। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने बलदेव को सारी बात बता दी। मैंने ऐसे ही 2 दलाल पहले भी फड़का दिए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये भी इसी इदारे में जाने वाली थी? जसपाल ने पूछा। हाँ, ये वहीं जाने वाली थी। अगर इसका भाई कत्ल ना होता तो ये अब तक वहां जा चुकी होती, बचन कंवर ने बताया। क्या वो कोई जहनी तब्दीली करते हैं जिससे? जसपाल ने पूछना चाहा तो बचन कंवर बोली, वो कुछ भी करते हैं, लेकिन लड़की पूरी की पूरी बदल कर रख देते हैं। वो क्या करते हैं ये तो वही लड़की बता सकती है जिसने तरबियत ली हो, या फिर वो तरबियत देने वाले। मगर ये एक बहुत बड़ा प्लान है। अब वो इदारा गजेंद्र के मामले में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेगा। पहले 2 के बारे में भी नहीं ली, लेकिन जिस इदारे के तहत ये सब चल रहा है वो दिलचस्पी जरूर लेगा। चलो, वो जो होगा सो होगा, अब करना क्या है? जसपाल ने पूछा तो बलदेव ने कहा, कोई नहीं, इधर ही है। जो भी सर उठाएगा उसे देख लेंगे। और हाँ, तेरे पिंड वाला थानेदार, उसे कुछ सबक देंगे ताकि वो तुम्हें वही प्रोटोकॉल दे। इस पर सबने कहकहा लगा दिया, फिर बातें करने लगे। तब जसपाल सिंह ने ऐसे ही बचन कंवर से पूछा, तुम्हारी वो सहेली कहाँ है इस वक्त? पाकिस्तान में, शायद लाहौर में, बचन कंवर ने बताया। तो नूतन कंवर ने कहा, इस बारे में तफसील मालूम हो तो बताओ, पता कर लेंगे। इस पर बचन कंवर ने सर हिलाते हुए कहना चाहा तो जसपाल ने पूछा, निगदर 2 बंदे लाए हो या अभी वही हैं? हैं, इधर सर्वेंट क्वार्टर में। उनसे बहुत कुछ बुलवाना है, वो जरा ठीक हो जाए बताने के लिए। किरण कंवर बोली तो नूतन ने फिर याद दिलाया, बचन तुम इस लड़की के बारे में बता रही थी, मेरा मतलब संदीप के बारे में। तभी वो उसके बारे में बताने लगी। नया पैराग्राफ। वो एक ठंडी शाम थी जिस वक्त हम लाहौर पहुंचे। उस वक्त तक मुझे ये शिद्दत से एहसास हुआ कि अब सारे लोग यहां से चले गए हैं। अगरचे ऐसे ही किसी वक्त के लिए मैंने बहुत सारे ठिकाने बना रखे थे, लेकिन जिस तरह एक झटके से ये सब कुछ खत्म हो गया था, इसने मुझे संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया था। फौरी तौर पर मेरे जहन में वलीद का ख्याल आया। वो कहाँ होगा? मैंने उसे फोन मिलाया तो उसने रिसीव कर लिया। जी, बहुत दिनों बाद आपने मुझे याद किया, कहाँ हो? मैंने पूछा। अपने आबाई गांव में। आप फरमाएं, मैं हाजिर हो जाता हूं, उसने तेजी से कहा। कब तक पहुंचोगे? मैंने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे लगेंगे, उसने कहा। तो मैंने उसे कल आने का कह दिया। कोई आधे घंटे बाद हम मॉडल टाउन के इलाके में जा पहुंचे। फिर अगले चंद मिनट में हम उसी सेफ हाउस में आ चुके थे जो 4 कनाल की कोठी में था। यहाँ पर कभी गीत ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना था। वहां पर चंद लोग रखे हुए थे। मैंने कार गैराज में खड़ी नहीं की, बल्कि उसे यूं पोर्च में खड़ी की कि अगर एकदम से भी निकलना पड़े तो निकल जाए। हम ऊपर एक लग्जरी किस्म के कमरे में चले गए जहां हर तरह की सहूलत थी। मैं यहाँ खुद को हासा महफूज समझ रहा था। अगरचे बानीता को मेरे साथ सारे रास्ते बातें करती आई थी, लेकिन वो सारी बातें हमारे अपने मुतल्लिक थीं। वो अपने बारे में बताती रही और मैं अपने बारे में कहता रहा। वो बेड पर फैलकर लेट चुकी थी और मैं उसके पास एक सोफे पर बैठा हुआ था। तभी उसने गहरे लहजे में कहा, जमाल, ये अचानक तुम्हारे हाथ से सब कुछ कैसे निकल रहा है? वो सब लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द थे,
چلے گئے، اب کیا کرو گے؟ وہی جو میرا دل چاہے گا، جو میں نے سوچ لیا ہے، اور اس کی گواہی میرے دل نے دے دی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ خاموش رہی۔ تب میں کہتا چلا گیا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ میں نے انہیں خود سے الگ کیا ہے، کیونکہ میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ حالات بدلنے لگے ہیں۔ تعمیر کے لیے ٹوٹ پھوٹ ضروری ہوتی ہے۔ میں شاید اب کسی دوسرے دائرے میں جا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھو، سب لوگ جو یہاں سے چلے گئے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتی ہو کہ میرا دائرہ پھیل گیا ہے؟ میں نے کہا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، ہاں یہ تو ہے، اور دیکھو، اور وہ باز جو ایک نادیدہ قوت کی طرح ہے، وہ آیا تو یکسر حالات بدل گئے۔ وہ نادیدہ قوت جو ہمیں ختم کرنے کے در پہ تھی، وہ نہیں توڑ پائی، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ رب کی مرضی یہی ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کر پائے۔ سبھی اپنی اپنی جگہ محفوظ ہو گئے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان اپنے سوچنے، فیصلہ کرنے اور عمل کرنے میں آزاد ہونے کے باوجود جب رب تعالیٰ کے نظام میں داخل ہوتا ہے، اس کی منشا اور مرضی کے خلاف جاتا ہے تو پھر بے بس ہوتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، اس نے اتنے اٹیک کیے اور تم بچ گئے، اب وہ تم تک نہیں پہنچ پایا اور نہ ہی تم اس تک پہنچ سکے ہو۔ ایسا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اور کچھ ہو نہ ہو، یہ جو کل پرفیوم کی شیشی ٹوٹی ہے، اس خوشبو کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ کل مجھے ٹریس نہیں کر پایا۔ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی ہے جب سندر لال نے اس مہک کا تحفہ دیا۔ یقین جانو، یہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ میں باز کی نگاہوں سے چھپ گیا۔ اس کا تعلق اس خوشبو سے ضرور ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ میں نے کہا تو بانیتا کنور ایک دم سے مسکرا دی، پھر بولی، یقین جانو جمال، آج صبح سے میرے دماغ میں یہ خیال کئی بار آیا ہے، لیکن میں تم سے اس لیے نہیں کہہ پائی کہ شاید تم میرا مذاق اڑاؤ۔ چل، اب کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا پرواہ۔ اب یہ دیکھ کہ اس باز کے بچے کو تلاش کیسے کرنا ہے، وہ بھی ہو جائے گا، میں نے کہا اور اروند کو فون ملایا۔ اس نے چند ویل بعد فون ریسیو کر لیا تو میں نے پوچھا، ہاں سنا، کچھ پتا چلا؟ ہم نے سافٹ ویئر بنا لیا ہے، اس کا تجربہ جاری ہے۔ یہ نمبر کبھی ایمسٹرڈیم میں ملتا ہے اور کبھی دبئی میں۔ اس کی لوکیشن مختلف جگہوں سے مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف 1-2 دن میں اسے تلاش کر لوں گا۔ اروند نے کسی حد تک شرمندہ سے لہجے میں جواب دیا، چلو کوئی بات نہیں، تم کوشش تو کر رہے ہو نا۔ سلمان کو کسی بلیک مارکیٹ سے بھی نہیں ملا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو بہت کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ملا۔ بہرحال اگر ہم خود کوئی سافٹ ویئر بنا لیں گے تو اس کا توڑ بہت مشکل ہوگا، یہ ہمارے ہی کام آئے گا، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوگا۔ اس نے امید افزا انداز میں کہا تو یوں ہی کچھ دیر گپ شپ لگانے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے فون بند ہی کیا تھا کہ اشفاق چودھری کا فون آ گیا۔ میں نے کال ریسیو کی تو اس نے بتایا، یار وہ لوگ مسافر شاہ کے تھڑے سے چلے گئے ہیں، سارے کے سارے، وہ ملنگ بھی انہی کے ساتھ چلا گیا ہے۔ چلو اچھا ہوا، اب ان کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ میں نے ان کے پاس بندے چھوڑے ہوئے تھے، وہ اس وقت تک وہی رہے جب تک وہ چلے نہیں گئے۔ جس وقت وہ چل دیے، اس وقت سندر لال نے ایک خط دیا ہے تمہارے نام، جاتے ہوئے انہی 2 بندوں کو تھما گئے تھے، وہ بھی لائے ہیں میرے پاس، تو پڑھ کے سنا۔ میں نے کہا، کاش میں اتنا پڑھا لکھا ہوتا، یہ انگریزی میں ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، اس خط کی تصویریں تمہیں ابھی بھیج دیتا ہوں، تم اسے پڑھ لو۔ اس نے کہا، چلو بھیج دو، میں نے بولا تو اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے وہ خط تصویروں میں بھیج دیا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ بانیتا کنور اٹھ کر بیٹھ گئی تو میں نے وہ خط پڑھا۔ محترم جمال، میں نے کہا تھا نا کہ میرے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر میں اس احسان کا بدلہ دوں گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد آپ میرے احسان مند ہوں گے۔ تو میں آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہوں جس سے انسانیت کا بہت بڑا بھلا ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔